अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 85 दिलेरी। लैला धड़कते दिल के साथ अश्विन के बताए डायरेक्शन पर आगे बढ़ गई। ठीक दरवाजे पर पहुंचकर उसने हल्के से नॉक किया तो अंदर से कबीर की सीरियस सी आवाज आई, चली आओ लैला। लैला धीरे से दरवाजा खोलते हुए आगे बढ़ी और अगले ही पल वो कबीर के कमरे में थी। लेकिन वो कमरा नहीं था, वो तो किसी राजमहल का हिस्सा लग रहा था। पूरे कमरे में ईंट की दीवार कहीं भी नहीं थी, हर तरफ लकड़ियों की नक्काशी, दरवाजे से लेकर दीवार और फर्नीचर से लेकर फर्श तक। खिड़की के पास एक सिंहासन जैसी कुर्सी लगी हुई थी और वहीं पर कबीर कपूर बैठा सिगार के लंबे कश भर रहा था। बैठो मिस लैला, कहते हुए वो खुद उठा और फिर कमरे में चहलकदमी करने लगा। लैला सकुचाते हुए वहीं एक सिंगल सोफे पर बैठ गई। वो आंखों ही आंखों में कमरे का जायजा ले रही थी। तभी उसकी नजर उसके ठीक सामने टेबल पर रखी एक तस्वीर पर पड़ी। कबीर की आंखें शायद उसकी नजरों का ही पीछा कर रही थी। लैला को उस तस्वीर को देखता पाकर कबीर ने गंभीर लहजे में कहा, मेरी पत्नी चंद्रा। ये सुनते ही लैला को एक शौक सा लगा। कबीर ने कहा, उसके गोद में मेरा बेटा है तन्मय। लैला पर एक अजीब तरह की खामोशी छा गई थी। कबीर की शख्सियत से इम्प्रेस होते हुए वो ये तो सोचना बिल्कुल भूल ही गई थी कि कबीर की उम्र के लोग परिवार वाले हो चुके होते हैं। तभी कबीर ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मैंने जब से होश संभाला लैला, तब से मेरा एक ही पैशन था, एक्टिंग। उसके बाद एक्टिंग में ऐसा रमा कि बाकी लोग तो क्या, खुद अपना भी होश नहीं रहा मुझे। हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि कोई मेरा गॉडफादर नहीं रहा इंडस्ट्री में। मैंने एक्टिंग से लेकर जिंदगी के बाकी तजुर्बे भी खुद से कड़ी मेहनत के बाद हासिल किए। कहते हुए उसने एक बार लैला के चेहरे को गौर से देखा। लैला नजरें झुकाए बैठी हुई थी। मैं बातों को ज्यादा घुमा फिरा के कहने का आदी नहीं हूं लैला, इसीलिए बस इतना कहना चाहूंगा कि शायद तुम्हारे कल वाली हरकत के लिए कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूं, क्योंकि शुरुआत मेरी ही हुई थी। लेकिन मैंने इतना आगे तक कभी नहीं सोचा था। तुम छोटी हो इसलिए तुम्हारी वो पहली गलती समझकर माफ कर रहा हूं। और अगर तुम्हारे मन में सीरियसली ऐसा कुछ चल रहा है तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, मेरी जिंदगी में तुम्हें तुम्हारे इमोशंस का कोई बदला मिल पाएगा इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। हाँ, एक कलाकार होने के नाते दूसरे कलाकार में मौजूद स्पार्क देखकर मुझे खुशी मिलती है, उन्हें बढ़ते हुए देखना अच्छा लगता है। इसीलिए मुझसे तुम्हारे सपोर्ट के लिए जो कुछ भी होगा वो जरूर करूंगा। कहकर उसने लैला की तरफ गौर से देखा। वो अब भी वैसे ही बैठी हुई थी। कबीर की पूरी बात सुनकर लैला ने गहरी सांस ली और फिर उठते हुए कहा, छोटी जरूर हूं, लेकिन इतना पता है कि इंसान के बस में सब कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह मेरे बस में नहीं हुआ और मुझसे कल रात वो हरकत हो गई, उसी तरह क्या पता आपके बस में भी कुछ ना हो। इंसान अपने इमोशंस का खुद जिम्मेदार होता है, इसीलिए आप बेफिक्र रहें। मैं अपने जज्बात को बहाना बनाकर ना तो आपसे कभी अपना कोई मतलब निकलवाऊंगी और ना ही आपको इस बात के लिए परेशान करूंगी कि आप मुझे कोई बदला क्यों नहीं दे रहे हैं। कबीर ने उसे ऐसे उठते हुए देखा तो पूछा, कहाँ जा रही हो? लैला दरवाजे के पास ठिठकते हुए बोली, मारिया के घर। मेरे पहले आइटम सॉन्ग के वक्त वो मेरी असिस्टेंट थी, उसी से मिलने जा रही हूँ। ओह, तो तुमने इस बार भी असिस्टेंट के लिए उसी का नाम सोचा है? उसी सिलसिले में बात करने जा रही हो क्या? सोचा है नहीं कबीर सर, सोचा था। अब दिव्या के एक्सीडेंट के बाद तो पता नहीं कब तक कोई काम मिले ना मिले, तो फिर एक्स्ट्रा खर्च बढ़ाने का क्या मतलब है। लेकिन उसके पति की तबीयत कुछ ज्यादा खराब है, इसीलिए सोचा कि काम तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगी, लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकती हूँ। कबीर ने खत्म हो चुकी सिगार का आखिरी कश लगाते हुए कहा, दैट्स गुड। लैला कबीर को बाय कहकर वहां से चली आई। मारिया के घर के लिए ऑटो में बैठते हुए उसके मन में मगर अब तक कबीर की ही बात गूंज रही थी।
उसे खुद पर अब हंसी भी आ रही थी और अपनी दिलेरी का सोच सोचकर वो खुद भी हैरान थी। कैसे उसने कबीर के सामने वो सब कह दिया? न जाने उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी। लेकिन वो मन ही मन इस बात को शिद्दत से महसूस कर रही थी कि ये दिलेरी उसके मन को सुकून दे गई थी। नंदराय के जुल्म से तंग आकर घर छोड़ने का उसका फैसला भी तो कितनी दिलेरी भरा था। और फिर उससे पहले बापू के यहाँ रहते हुए भी वो कितनी दिलेर हुआ करती थी। खेतों से घर में घुसाने वाले जहरीले सांप को इतनी छोटी होने के बावजूद वो अकेले डंडे से पीट पीट कर भगा देती थी। बंबई आने के बाद भी जब वो उस अनजान आदमी से मिली थी, तब भी तो उसके चांदबाई के कोठे तक पहुंचा देने के बाद भी वो उन्हें चकमा देकर भाग निकली थी। हाँ, बस उसके बाद पाहूजा साहब से मिलने और उनके यहाँ जाने के बाद से जैसे उसकी सारी दुनिया बदल सी गई थी। लाली से लैला बनने के सफर ने जैसे उससे उसका कॉन्फिडेंस ही छीन लिया था। लेकिन अब कबीर कपूर की संगत में आकर लैला एक बार फिर से अपने अंदर अपनी पुरानी शख्सियत महसूस करने लगी थी। तभी ऑटो रुकने के हल्के झटके से लैला ख्यालों की दुनिया से वापस लौट आई। उसने धीरे से झांककर बाहर देखा तो ये वही एरिया था जो मारिया ने अपने पते में बताया था। ऑटो वाले को पैसे देकर वो मकान नंबर पढ़ती हुई मारिया के दरवाजे पर आ रुकी। उसने दरवाजे पर लगा सांकल हिलाया तो अंदर से किसी की खांसने की मर्दाना आवाज के साथ किसी ने कहा, मारिया, देख जरा कौन आया है। देखती हूँ बाबा, कहकर मारिया ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी लैला पर पड़ी, वो एकदम से चौंकते हुए बोली, ओहो लैला मैम, आप यहाँ? कहकर उसने एक साइड होते हुए लैला को अंदर आने का इशारा किया। लैला ने अंदर आते हुए देखा कि मारिया का घर तो बेहद छोटा सा था, लेकिन काफी साफ सुथरा और करीने से सजा बना था। लैला अंदर आकर हॉल के छोटे से हिस्से में पड़े एक पुराने सोफे पर बैठते हुए बोली, यहाँ से गुजर रही थी तो याद आया कि आप भी तो यहीं रहती हो, बस इसीलिए मिलने चली आई। लैला ने बहाना बनाते हुए कहा तो मारिया बोली, बहुत अच्छा किया मैम, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे घर आई हैं। लैला उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, कैसी है अब आपके हस्बैंड की तबीयत? और उस प्रोड्यूसर ने पेमेंट क्लियर किया? मारिया ने हॉल के पार्टीशन से दूसरी तरफ सटे बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, तबीयत पहले से बेहतर है मैम, और प्रोड्यूसर ने पैसे तो दिए लेकिन अभी भी पूरे नहीं दिए हैं। और काम के बारे में सुनकर मारिया के परेशान चेहरे पर कुछ और भी उदासी बढ़ गई। उसने इनकार करते हुए कहा, नहीं मैडम, काम तो अब भी परमानेंट सा कुछ नहीं मिल रहा, बस कभी कभी किसी को 1-2 दिन का काम देना होता है तो कर लेती हूँ। लैला काफी सीरियस होकर उसकी बातें सुन रही थी। तब मारिया ने कहा, आप अपना सुनाओ ना मैम, कैसा चल रहा है? मैंने आपके 2-3 गाने देखे, क्या डांस करती हो आप मैम। मारिया ने तारीफ करते हुए कहा तो लैला के गालों पर सुर्खी सी बिखर गई। उसने शुक्रिया कहते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया। तब मारिया ने उठते हुए कहा, आप 2 मिनट बैठिए मैम, मैं आपके लिए आपकी फेवरेट वाली चाय बनाकर लाती हूँ। ये सुनकर लैला ने हड़बड़ाकर उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं मारिया, उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम बस ये पकड़ो, मेरी चाय ड्यू रही, मैं अगली बार आकर पीऊंगी। कहते हुए उसने अपने पर्स से पैसे का लिफाफा निकालकर मारिया के हाथ में थमा दिया। मारिया गर्दन झुकाए यूं ही बैठे हुए रुआसी आवाज में बोली, पता है मैम, मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 8 सालों से काम कर रही हूँ। इतनी जगह काम किया और अपनी मुसीबत के इस वक्त लगभग हर किसी से मदद मांगी। कुछ ने की भी, कुछ ने बहाने कर दिए, तो कुछ एक ने दुत्कार कर भगा दिया। मैं गॉड से हमेशा कहती रही कि गॉड, मैंने तो अपना वर्क वर्शिप समझकर ही किया था, लेकिन क्या मेरी वर्शिप इतनी हल्की थी कि मुझे उस तरह का फल ही नहीं मिला? लेकिन जब उस दिन आपने यूं बीच सड़क पर मेरी मदद की थी ना मैम, बस उसी दिन मैंने जीसस के सामने एक्सेप्ट किया कि मुझे अब उससे कोई शिकायत नहीं, मुझे मेरी वर्शिप का फल आपके जरिए मिल चुका था। लैला ने मारिया के हाथ पर हाथ रखकर कहा,
मैंने तो बस कुछ 100 रुपए ही दिए थे तुम्हें मारिया, वो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं थी, और जिसका मुझे अफसोस भी है। तब मारिया ने अपने आंसू साफ करते अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें हुए कहा, नहीं मैम, उस दिन मैं अपने हस्बैंड की 2 दिनों की दवाइयां मिस कर चुकी थी। आपके वो कुछ 100 रुपए अगर उस दिन नहीं मिलते तो शायद पता नहीं मेरा हस्बैंड मेरे साथ आज रहता भी या नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। लैला ने उसे एकदम से गले लगाते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे अब चलना होगा, फिर आती हूँ। हाँ, कहकर वो उठ गई। मारिया भरी हुई नजरों से कभी अपने हाथों में थमा लिफाफा देखती तो कभी जाती हुई लैला को। उसने अपने पति को पुकार कर कहा, गॉड अपने फरिश्तों को कैसे हमारी मदद के लिए भेजता रहता है। उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी और आंखों में चमकते हुए खारे पानी की बूंदें, जो इस वक्त उसके मन के अंदर चल रहे एहसास को खूब अच्छे से उकेर रहे थे। कबीर अभी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लिए उसके घर आए हुए कुछ गरीब लोगों से मुलाकात कर रहा था कि तभी अश्विन ने आकर उसके कानों में कुछ कहा। तुम उन्हें कहो कि मैं कुछ देर में कॉल करता हूँ, कहकर वो आए हुए लोगों को अब जल्दी जल्दी सुन रहा था। आखिर ये औरत की समस्या सुनकर उसने अपने साथ ही खड़े एक आदमी से कहा, जाकर उस जन वितरण प्रणाली वालों से मिलो और उनसे कहना कि इस औरत के राशन कार्ड में इसकी फैमिली के सारे लोगों के नाम जोड़े, ऐसा केके ने कहा है, क्योंकि ये कोई फेक केस नहीं है। उसके बाद उसने खड़े हुए वहां मौजूद सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी स्टडी में आ गया। उसके आते ही अश्विन ने फोन पर एक नंबर डायल किया और कबीर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, हेलो पार्थो, बोलो कैसे याद किया? दिव्या की तबीयत तो ठीक है ना अब? उधर से पार्थो ने कहा, हाँ, दर्द में काफी आराम है, मगर डॉक्टर आज ऑपरेट करने वाले हैं। अच्छा, कोई मदद चाहिए हो तो बताना, कबीर ने कर्टसी निभाते हुए कहा। तो पार्थो बोल उठा, मदद ही चाहिए था कबीर, इसीलिए फोन किया है। हाँ तो बोलो फिर कैसी मदद कर सकता हूँ? पार्थो ने कुछ सोचते हुए कहा, बात दिव्या से रिलेटेड नहीं है। बात दरअसल ये है कि अब तो जब तक दिव्या पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक सुजॉय की फिल्म का कुछ नहीं बनने वाला। तो ऐसे में अगर तुम अपने डेट्स अभी तक रखे हुए हो तो क्यों ना दिव्या के ठीक होने तक हम लोग एक फिल्म कर लें। कबीर को पार्थो से इस वक्त ऐसे प्रपोजल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, मैंने अभी किसी को हामी तो नहीं भरी। ये सुनते ही पार्थो ने खुश होते हुए कहा, दैट्स गुड, तो मैं आज ही स्क्रिप्ट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों भिजवाता हूँ। ठीक है, तुम भिजवाओ, मगर मैं स्क्रिप्ट देखने के बाद ही फैसला लूंगा। तब पार्थो ने हंसते हुए कहा, आई नो योर स्टाइल कबीर, मैं कोई पहली बार थोड़ी तुम्हारे साथ फिल्म कर रहा हूँ। कहकर उसने कॉल रख दी थी, जबकि कबीर अब गहरी सोच में डूब गया था। पार्थो की फिल्म करने का आइडिया उसे एक और बात सुझा गया था। लैला ने आज प्रॉन करी बनाने का सोचा था, इसलिए वो फिश मार्केट चली आई थी। दुकान पर पहुंचकर उसने प्रॉन तोलने के लिए कहा और फिर खुद इधर उधर देखने लगी तो उसकी नजर एक वीडियो कैसेट की दुकान पर पड़ी। उसने यूं ही देखना शुरू किया तो उस दुकान में कबीर के फिल्मों की कैसेट की अलग से शेल्फ बना रखी थी। लैला को ऐसे गौर से कैसेट की तरफ देखते हुए पाकर दुकानदार ने वहीं से पूछा, कैसेट चाहिए क्या मैडम? लैला जब भी बाहर निकला करती थी अपने चेहरे को स्कार्फ और एक बड़े से गॉगल से ढक कर निकलती थी ताकि उसे कोई पहचान न सके, इसलिए दुकान वाले ने भी उसे कोई आम सी औरत समझकर ही पूछा। ना चाहते हुए भी लैला के कदम कैसेट की दुकान की तरफ बढ़ गए। उसने कबीर की फिल्मों वाली शेल्फ की तरफ इशारा किया और बोली, इसमें से अच्छी अच्छी फिल्में दे दो। दुकान वाले ने उसे सिर से पैर तक घूरा और बोला, कबीर कपूर की तो हर फिल्म अच्छी होती है मैडम। फिर उसने कुछ कैसेट उसके सामने काउंटर पर रखे और कहा, ये कुछ बेहतरीन फिल्में हैं। वैसे आपके पास इन कैसेट्स को देखने के लिए वीडियो कैसेट प्लेयर तो है ना? उसने पूछा तो लैला को याद आया कि उसके पास तो इन कैसेट को प्ले करने के लिए प्लेयर है ही नहीं। उसने इनकार में सिर हिलाया तो दुकान वाले ने कहा,
कोई बात नहीं जी, हमारे यहाँ भाड़े पर मिलते हैं। आप अपना एड्रेस नोट करा दीजिए, हमारे आदमी पहुंचा देंगे। लैला ने हाँ में सिर हिलाया और फिर पैसे देकर चली आई। घर आकर वो मछलियां बनाने की तैयारी में लग गई थी। कुछ ही देर में वीडियो कैसेट वाले ने अपने आदमी के साथ सब भेजकर लैला को जरूरी चीजें समझा दी थी। लैला ने प्रॉन करी के साथ चावल बनाया था और अब सारी तैयारियों के बाद वो आराम से कैसेट लगाकर कबीर की फिल्म देखने में लग गई थी। अभी मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि किसी ने डोरबेल बजाई। न जाने क्यों लैला डर सी गई। उसने घड़ी की तरफ देखा तो वहां 8:30 बज रहे थे। लैला ने उठकर टीवी बंद किया और दरवाजे के व्यूइंग ग्लास से झांक कर देखा, लेकिन उसे सामने कुछ भी नजर नहीं आया। ऐसा लगता था जैसे किसी ने पहले से ही वहां पर अपनी हथेली रख रखी हो। लैला ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।